आज की चर्चा एक जासूसी कहानी की तरह है। सोचिए आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं, वहाँ सब कुछ है, मेज़, कुर्सी, किताबें, लेकिन आपके लिए वो कमरा बिल्कुल खाली है, कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर आप एक स्विच दबाते हैं और 1 सेकंड में पूरा कमरा जिंदा हो उठता है। हर चीज़ अपनी जगह पर दिखने लगती है। तो हमारा आज का मुजरिम है प्रकाश, और हम उसके दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। वो कभी तो बहुत सीधा साधा लगता है, एक सीधी रेखा में चलने वाला शरीफ नागरिक, लेकिन कभी कभी वो बहुत अजीब बर्ताव करता है, कोनों से मुड़ लाता है, अपनी रफ्तार बदल लेता है और ऐसी चीजें करता है जो हमें धोखा दे सकती हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास जो सुराग हैं, उनकी मदद से हम इन सुरागों को जोड़कर प्रकाश की असली पहचान उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि ये असल में है क्या, और फिर इसके 2 सबसे बड़े कर्तव्यों, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और अपवर्तन रिफ्रैक्शन की तह तक जाएंगे। चलिए तो फिर इस तेज को खोलते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, प्रकाश असल में है क्या? आम धारणा तो यही है कि वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारी परछाई है। जब भी मैं धूप में खड़ा होता हूँ, मेरी एक एकदम साफ तीखी परछाई बनती है। और ज्यादातर मौकों के लिए ये बात बिल्कुल सही है। इसी सिद्धांत पर कैमरे काम करते हैं, हमारी आंखें काम करती हैं। लेकिन यहीं पर हमारा पहला सुराग मिलता है, जो बताता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। स्रोत हमें बताते हैं कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई बहुत ही छोटी चीज आ जाए, जैसे एक ब्लेड का किनारा या एक सुई की नोक, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर हल्का सा मुड़ जाता है। इस असर को विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। 1 मिनट, लेकिन अगर प्रकाश हर छोटी चीज के किनारे पर मुड़ता है, तो हमें हर चीज की परछाई थोड़ी धुंधली क्यों नहीं दिखती? मेरी परछाई तो काफी साफ नजर आती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये असर सिर्फ तब नोटिसेबल होता है जब रास्ते में आने वाली चीज बहुत ही ज्यादा छोटी हो, लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के साइज की। हमारी और आपकी परछाई इसलिए साफ बनती है क्योंकि हम प्रकाश की वेवलेंथ के मुकाबले बहुत बड़े हैं। लेकिन ये छोटा सा मुड़ना इस बात का पक्का सबूत है कि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में नहीं चलता। तो फिर वो क्या है? अगर वो सीधी रेखा में चलने वाली किरण नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। यहीं प्रकाश का वो, जिसे कहते हैं दोहरा चरित्र, सामने आता है, जिसे विज्ञान की दुनिया में तरंग कण द्वैत्वता या वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्रकाश एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग-अलग चीजों की तरह बर्ताव करता है। विवर्तन जैसी घटनाओं को समझने के लिए हमें मानना पड़ता है कि प्रकाश एक तरंग यानी वेव है, जैसे पानी में लहरें उठती हैं। और दूसरा चरित्र है कण का। जब यही प्रकाश किसी चीज से टकराता है, जैसे सोलर पैनल पर, तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट की तरह काम करता है। इन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रकाश तय करता है कि उसे तरंग बनना है या कण, इस आधार पर कि हम उसे कैसे माप रहे हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे वो जानता है कि उसे देखा जा रहा है। यही वो जगह है जहां फिजिक्स फिलॉसफी को छूने लगती है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। स्रोत में प्रकाश के कुछ और गुणों का भी जिक्र है, जैसे तीव्रता जो चमक तय करती है और आवृत्ति जो रंग तय करती है। लेकिन एक चीज थी ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन, कंपन का कोण। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है। कैसे समझने का कोई आसान तरीका है? जरूर। सोचिए कि आप एक लंबी रस्सी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिला रहे हैं, जिससे एक लहर बन रही है। अब सोचिए कि ये लहर एक दरवाजे की तरफ जा रही है जिसमें सिर्फ एक पतली सी खड़ी दरार है। क्या होगा? सिर्फ वही लहर निकल पाएगी जो ऊपर नीचे हिल रही है। अगर मैं रस्सी को दाएं बाएं हिलाऊंगा तो वो लहर दरवाजे से टकराकर रुक जाएगी। बिल्कुल। पोलराइजेशन ठीक यही है। सूरज से आने वाली रोशनी हर मुमकिन दिशा में कंपन करती हुई आती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तिरछी। पोलराइज्ड धूप के चश्मे उस दरवाजे की तरह काम करते हैं। वो अपने अंदर एक ऐसी ही सीधी दरार वाला फिल्टर लगा देते हैं। इससे होता यह है कि सड़क या पानी से टकराकर जो चकाचौंध वाली आड़ी रोशनी मतलब हॉरिजॉन्टल रोशनी आती है, वो रुक जाती है और सिर्फ काम की खड़ी वर्टिकल रोशनी ही आंखों तक पहुंचती है। नतीजा, आपको सब कुछ साफ दिखता है। कमाल है। तो ये तो हुई प्रकाश की पहचान की बात, उसकी असलियत। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उसके बर्ताव में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मतलब वो असल जिंदगी में करता क्या है, जैसे कि आईने में।
जब हम आईने को देखते हैं तो वो क्या कर रहा होता है? अब हम केस के दूसरे हिस्से पर आ गए हैं, प्रकाश का व्यवहार। और इसका पहला व्यवहार है परावर्तन, यानी किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। आईना इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और अच्छी बात यह है कि इसके नियम बहुत ही सरल है। सिर्फ 2 नियम हैं जो दुनिया की हर चमकने वाली चीज पर लागू होते हैं। सिर्फ 2 नियम? हाँ, पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आसान भाषा में कहें तो प्रकाश की किरण जिस एंगल पर सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। एक गेंद की तरह, जिसे आप सीधे जमीन पर मारेंगे तो वो सीधी ऊपर आएगी और तिरछा मारेंगे तो तिरछी जाएगी। दूसरा नियम यह है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो काल्पनिक सीधी रेखा हम खींचते हैं, वो तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। स्रोत में एक चमकदार चम्मच का उदाहरण दिया था, जो मुझे हमेशा बहुत मजेदार लगता है। जब मैं चम्मच के बाहरी उभरे हुए हिस्से में अपना चेहरा देखता हूं तो हमेशा सीधा और छोटा दिखता है, थोड़ा फनी सा। लेकिन जैसे ही चम्मच को पलटकर अंदर धंसे हुए हिस्से में देखता हूं, मेरा चेहरा उल्टा और बड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक नियम नहीं बल्कि 2 अलग-अलग जादू चल रहे हैं। है ना दिलचस्प, जबकि नियम वही 2 लग रहे हैं। यही गोलीय दर्पणों, स्फेरिकल मिरर्स का कमाल है। चम्मच का बाहरी उभरा हुआ हिस्सा एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण की तरह काम करता है और अंदर का धंसा हुआ हिस्सा एक अवतल यानी कॉन्केव दर्पण की तरह। सतह का घुमाव ही सारा खेल बदल देता है। वो कैसे? अपने ऊपर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, उन्हें कन्वर्ज करता है। इस पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। स्रोत में एक बहुत बढ़िया प्रयोग का जिक्र है, जिसे शायद कई लोगों ने स्कूल में किया भी होगा। अगर आप एक अवतल दर्पण को सूरज की तरफ करें और उसकी रोशनी को एक कागज पर फोकस करें, तो सारी ऊर्जा एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाती है और गर्मी से कागज में आग लग जाती है। और उत्तल दर्पण इसका ठीक उल्टा करता होगा। बिल्कुल। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अपने ऊपर पड़ने वाली समांतर किरणों को फैला देता है, उन्हें डाइवर्ज करता है। जब हमारी आंखें इन फैली हुई किरणों को देखती हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये किरणें दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से आ रही हैं। इसी वजह से उसमें बनने वाली इमेज हमेशा छोटी, सीधी और वर्चुअल होती है, यानी ऐसी जिसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। वाह! तो गाड़ियों की हेडलाइट और साइड मिरर में एक ही सिद्धांत परावर्तन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उल्टे मकसद के लिए। एक रोशनी को फोकस कर दूर तक भेजने के लिए और दूसरा उसे फैलाकर ज्यादा एरिया दिखाने के लिए। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गाड़ियों की हेडलाइट में बल्ब को अवतल दर्पण के ठीक फोकस पर रखा जाता है। इससे बल्ब की रोशनी दर्पण से टकराकर एक शक्तिशाली सीधी बीम बनकर दूर तक जाती है और रात में सड़क साफ दिखती है। वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों के साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण होते हैं। मैंने ध्यान दिया है, उन पर लिखा भी होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऐसा क्यों? वो दूर है, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सोचिए, अगर साइड मिरर में पीछे की कार उल्टी दिखती तो कितनी कंफ्यूजन होती। और दूसरा और सबसे जरूरी, इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये ड्राइवर को अपने पीछे की सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से शीशे में दिखा देता है, जो सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक चालाकी से किया गया डिजाइन है जो हमारी आंखों की सीमा को बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रकाश का एक बर्ताव हुआ टकराकर लौटना यानी परावर्तन। लेकिन कहानी में कुछ और भी पेंच हैं। स्रोत में कुछ और उदाहरण हैं जो मुझे हमेशा हैरान करते हैं। जैसे किसी पानी से भरे टैंक या बाल्टी की तली थोड़ी ऊपर उठी हुई क्यों दिखती है, या फिर पानी के ग्लास में रखी पेंसिल या स्ट्रॉ बीच से मुड़ी हुई या टूटी हुई क्यों नजर आती है। ये प्रकाश का दूसरा बड़ा करतब है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और ये भी उतना ही फैसिनेटिंग है। इसका सीधा सा कारण ये है कि प्रकाश एक, कह सकते हैं, आलसी चीज है। वो हमेशा सबसे तेज रास्ता चुनता है। आलसी मतलब ये कि प्रकाश की रफ्तार अलग अलग चीजों में अलग अलग होती है। वैक्यूम में वो सबसे तेज चलता है, हवा में थोड़ा धीमा, पानी में और धीमा और कांच में और भी धीमा हो जाता है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है। जैसे ही वो हवा से पानी में घुसता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अब सबसे तेज रास्ते पर बने रहने के लिए उसे अपना एंगल बदलना पड़ता है, वो मुड़ जाता है। इसी शॉर्टकट लेने की वजह से वो हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये किस तरफ मुड़ता है?
इसका भी कोई नियम है? हाँ, इसका भी एक सरल सा नियम है जिसे वैज्ञानिक स्नेल का नियम कहते हैं, पर नाम जरूरी नहीं है। काम समझिए। जब प्रकाश हल्की चीज जैसे हवा से भारी या सघन चीज जैसे पानी या कांच में जाता है, तो वो अभिलंब यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब वो भारी चीज से वापस हल्की चीज में निकलता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। पेंसिल के मुड़े हुए दिखने का कारण यही है। पानी के अंदर वाले हिस्से से जो रोशनी आपकी आंखों तक आ रही है, वो पानी से हवा में आते हुए मुड़ जाती है। आपका दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि रोशनी सीधी लाइन में आ रही है, इसलिए वो आपको पेंसिल की इमेज थोड़ी ऊपर और मुड़ी हुई दिखाता है। तो इसका मतलब है कि लेंस भी इसी धोखे या कहूं कि इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बिल्कुल सही। लेंस अपवर्तन का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है, अपने में से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उन्हें फोकस करता है। ठीक वैसे ही जैसे अवतल दर्पण परावर्तन के जरिए करता था। स्रोत में ये भी बताया गया है कि जैसे अवतल दर्पण से कागज जलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही एक उत्तल लेंस, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, से भी सूरज की रोशनी को फोकस करके कागज में आग लगाई जा सकती है। तो आज की इस पूरी जासूसी का सार क्या निकला? अगर हमें मुजरिम प्रकाश की फाइल क्लोज करनी हो तो हम उसकी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? रिपोर्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश का चरित्र दोहरा है। वो एक तरंग भी है और एक कण भी, और ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। ये क्वांटम फिजिक्स की सबसे बड़ी और अजीब सच्चाइयों में से एक है। और उसके काम करने के तरीके के बारे में? दूसरा है अपवर्तन, यानी एक माध्यम से दूसरे में जाते हुए रफ्तार बदलने के कारण मुड़ जाना। हाँ, और यही वो घटना है जो हमें पानी में पेंसिल के मुड़े हुए दिखने जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाती है। और साथ ही चश्मे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसी अनगिनत टेक्नोलॉजी का आधार भी यही है। ये हमें दिखाता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरी सच्चाई हो। वाकई प्रकाश की दुनिया जितनी